अस्सलामुअलैकुम, मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता फौजदारी 1898 कर रहे हैं और हम उसको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से लेके चल रहे हैं, समझाने के नहीं, पढ़ने और इसको करने के चक्कर में से लेके चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी तो नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, लेकिन मैं खास बिल्कुल एमसीक्यूज के पैटर्न पे इसको लेके चल रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए अगर आप 2 बार सुने और इम्तिहानों के हिसाब से आपकी तैयारी भी हो जाए। हमारा पहला सवाल है, किस दफा के तहत अवाम पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करेंगे? अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट को अवाम की मदद किसी को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक होगी तो अवाम दफा 42 के तहत उनकी दफा 42 ज़ौद फे या ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है ना वो अवाम पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करेंगे। अगला सवाल है, किस दफा के तहत प्राइवेट शख्स के जरिए गिरफ्तारी की जा सकती है? तो हमने देखा कि प्राइवेट शख्स के जरिए दफा जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 49 है उसके तहत गिरफ्तारी की जा सकती है। सम्मन का जो नमूना होता है, सम्मन हमने देखा ऊपर नाम और अदालत की मोहर वो होती है, वो किस दफा में बयान किया गया है? वो दफा 68 ऑफ ज़ाब्ता फौजदारी में बयान किया गया है। फॉर्म ऑफ समन दोस्तों वोकैबुलरी कर लोगे तो क्या होगा कि अगर पेपर पीएचपी की तरह इंग्लिश में आ जाएगा तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। वोकैबुलरी जरूर कवर कर लीजिएगा। फॉर्म ऑफ समन जो है ना वो समन का नमूना दफा 68वीं दफा के अंदर आया हुआ है, सेक्शन 68 के अंदर। समनों की तामील कैसे होगी, ये किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? ये 69 सेक्शन के अंदर बताया गया है कि सम्मन की तामील कैसे होगी। उसने बताया कि दो परतें होंगी, एक परत की जो उसके ऊपर उसके जो के रसीद कुनिंदा होगा उसके साइन लेंगे और एक उसके हवाले करके आएंगे। तो सम्मनों की तामील का तरीका 69 सेक्शन 69 में जो दफा है उसके अंदर बयान हुआ है ज़ाब्ता फौजदारी के। तामील सम्मन जब मतलूबा शख्स ना मिल सके तो किस जो है ना वो सेक्शन के तहत ये बताया गया है कि जो बालिग मर्द होगा उसको, जो घर का बालिग होगा उसको पकड़ा के आया जाएगा। तो ये सेक्शन 70 है। 70वीं दफा जो है वो उसके अंदर बताया गया है कि जब तामील समन मतलूब हो तो घर अगर वो बंदा मतलूब ना होगा, अगर वो बंदा मौजूद ना होगा तो घर के किसी बालिग को से तामील कराई जाएगी और ये सेक्शन 70 के अंदर बयान हुआ है। ज़ाब्ता जब तामील हस्बे बाला महकूमा ना हो सके। अब ऐसा है कि घर में वो बंदा भी नहीं है और ना कोई घर में बालिग मर्द है। अब क्या होगा ये बताया गया है सेक्शन 71 के अंदर। दफा 71 में बताया गया है कि उस मकान या जो मस्कन होगा जहां पे उस बंदे की रिहाइश पजीर होगी, वहां पे ऐसी जगह जहां पे वाजे क्लियर नजर आ सके वहां पे इसको उस समन को चिपका दिया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? सेक्शन 71 मकान या मस्कन पे चिपसा करने की जो है बात वो सेक्शन 71 के अंदर हुई है। सरकारी मुलाजिम या रेलवे कंपनी पर सम्मन की तामील किस सेक्शन में बयान हुई है? यह सेक्शन 72 के अंदर बयान हुई है कि सरकारी मुलाजिम या रेलवे कंपनी का अगर कोई मुलाजिम होगा या किसी भी डिपार्टमेंट का सरकारी मुलाजिम होगा तो उसमें सम्मन की तामील ये ऐसे होगी कि दफ्तर के सरबराह को 2 नकलें दी जाएंगी। पहली तो जो वो वापस भेजेगा, दूसरी वो जो उस मुतलका पहली वो जो कि अपने दफ्तर में रखेगा, दूसरी वो जो उस मुतलका उसका सबऑर्डिनेट होगा उसको वो उससे उसकी वो तामील कराएगा और उस जो है ना वो 2 नकलें उसको भेजी जाएंगी। ये कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 72 के अंदर ये बात बयान हुई है। मुकामी हुदूद से बाहर सम्मन की तामील किस सेक्शन के अंदर तामील का प्रोटोकॉल बयान हुआ है? मुकामी हुदूद से बाहर सम्मन की तामील का प्रोटोकॉल सेक्शन 73 के अंदर बयान हुआ है कि क्या किया जाएगा अगर कोई एक स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई किसी समन की तामील करानी है तो
उस मुतल्लका मजिस्ट्रेट को, इस इलाके के मजिस्ट्रेट को समन जो है ना वो समन भेजा जाएगा ताकि वो वहां पे अपने एरिया के अंदर उसकी जो है ना वो तामील करा सके। समन की कॉपी भेजी जाएगी, उसकी नकल भेजी जाएगी। अगला हमारा सवाल है, ऐसी सूरतें जिसमें तामील का सबूत जब तामील कुनिंदा शख्स हाजिर ना हो। तो लेट्स से कि कोई ऐसी जगह है जहां पे जो इलाके की जुरिस्डिक्शन के बाहर आ रहा है कोई इलाका, तो ऐसी सूरत में तामील का सबूत, वो जो तामील कुनिंदा है जिसने तामील करनी है ना, वो बयान हल्फी जो है ना वो जमा कराएगा, वो अदालत को देगा कि भाई उसने तामील कर दी है, अगर वो मुकामी हदूद से बाहर है तो। ठीक है, और ये इस चीज का पूरा प्रोटोकॉल के सेक्शन के अंदर बताया गया है, सेक्शन 74 के अंदर बताया गया है कि अगर ऐसी सूरतों में तामील, जब तामील का सबूत देना कि भाई मैंने तामील करा दी है, जब तामील कुनिंदा शख्स हाजिर ना हो। अब तामील कुनिंदा शख्स हाजिर नहीं हुआ तो उस सूरत में बयान हल्फी, जो तामील कराने गया था वो बयान हल्फी जमा कराएगा। अब अगर जिसके लिए समन जारी किया गया है वो बंदा हाजिर नहीं हुआ, तो वारंट गिरफ्तारी किस दफा के तहत जज, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या मजिस्ट्रेट, मुतल्लका मजिस्ट्रेट किस दफा के तहत वारंट गिरफ्तारी इशू कर सकता है? वो 74 बे के तहत वो वारंट गिरफ्तारी इशू कर सकता है। ये अहम है। किस दफा के तहत मजिस्ट्रेट समन जारी करने के बावजूद अगर बंदा हाजिर ना हो तो वारंट गिरफ्तारी जारी करता है? वो 74 बे है। वारंट गिरफ्तारी का नमूना जो है वो बताया गया है किस दफा के अंदर? आपसे सवाल यह पूछा जाएगा किस दफा के अंदर वारंट गिरफ्तारी का नमूना बताया गया है? यह है तो वो दफा 75 है। इसका नमूना ऐसे होता है कि जो ऐसा ऑफिसर जो आमतौर पे जज ही होता है, ऑफिसर जमी उसको कहते हैं, ऐसा ऑफिसर जिसने उसको इशू किया है, उसके दफ्तर की मुहर और उसके दस्तखत वारंट गिरफ्तारी पे, प्लस उसके जो जिसको के नाम पे वारंट इशू होता है उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन होती है इस पर। अगला हमारा सवाल है, अदालत जमानत लेने की हिदायत कर सकती है कि वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए, अब अदालत वैसे ही डायरेक्शन दे सकती है कि जमानत दी जा सके। किस सेक्शन के अंदर है? ये सेक्शन 76 के अंदर बताया गया है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 76 के अंदर बताया गया है कि अदालत समन जारी करने के बाद अगर कंप्लेंस का उसको काफी ज्यादा कंप्लायंस के उसके काफी ज्यादा चांसेस हों कि हो जाएगी तो वो जमानत लेने की हिदायत जारी कर सकती है। अगला हमारा सवाल है, वारंट किसके नाम पर भेजा जाएगा? ये वारंट आमतौर पे जो मुजाज मुतल्लका ऑफिसर होगा उसके नाम पे भेजा जाएगा, जो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब यह पूछा जा सकता है कि वारंट अगर किसी एक जिस ओहदेदार के नाम भेजा जाएगा ये किस दफा के अंदर है? तो ये दफा 77 है। दफा 77 के अंदर बताया गया है कि वारंट किसके नाम पर भेजा जाएगा। जो अदालत वारंट किस दफा के तहत जारी कर सकती थी? 74 के तहत, 74 बे के तहत अदालत वारंट जारी कर सकती थी। अब 77 में वो बता रही है कि अदालत जो वारंट है वो किसके नाम पे भेजेगी? एक या एक से ज्यादा ओहदेदारों के नाम भेजेगी, जो कि बताया गया है 77 सेक्शन के अंदर। मालिक अराजी वगैरह के नाम वारंट जारी किया जा सकता है, मतलब जहां पे वो बंदा रहता है, जहां उसके एरिया के अंदर, तो उस बंदे के नाम भी वारंट जारी किया जा सकता है। ये किस दफा के अंदर बताया गया है कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मालिक अराजी के नाम वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकता है? तो वो है दफा 78 सेक्शन के अंदर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के अंदर के सेक्शन 78 के अंदर बताया गया है कि जो मालिक अराजी है ना, वो जो उस जगह का मुजरिम तो दूर के हो गया ना, मुलजिम तो या मतलूब शख्स तो दूर हो गया, उस जगह का जो मालिक है उसके नाम पे भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं। ये सेक्शन 78 के अंदर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल की अथॉराइज टू डू दिस। उस शख्स की गिरफ्तारी जिसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ हो किस जाब्ते के तहत होगी? तो वो होगा जाब्ता जो है 85 के तहत। जाब्ता जो है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 85 के तहत ऐसे बंदे को
एज सुन एज पॉसिबल मुतलका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास जो है सबसे पहले पेश किया जाएगा, और ये उस शख्स की गिरफ्तारी जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ हो वो ज़ाब्ता 85 के तहत उसको मजिस्ट्रेट या मुतलका सुपरिटेंडेंट के पास पेश किया जाएगा। जेरे हिरासत शख्स को कबायली इलाका जात ले जाने का ज़ाब्ता किस दफा में है? तो ये दफा 86 के अंदर है, और ये भी एसपी और मजिस्ट्रेट की मुतलका मजिस्ट्रेट की इजाजत से होगा। मफरूर शख्स की बाबत ऐलान किस दफा के तहत किया जाता है? अब एक बंदा है जो कि जिसके खिलाफ वारंट जारी हो गए, किस सेक्शन के तहत? 74 के तहत। अब पूरे प्रोटोकॉल्स हो गए लेकिन वो फिर भी जारी नहीं हुआ, तो अदालत उसको मफरूर डिक्लेयर कर सकती है। किस दफा के तहत अदालत उसको मफरूर डिक्लेयर कर सकती है? दफा 87 के तहत। 87 सेक्शन के तहत अदालत उस बंदे की बाबत को मफरूर डिक्लेयर कर सकती है, मशहूर कर सकती है। इस सूरत हाल में वो सबसे पहले जहां वो रहता है वहां पे जो ऐलान किया जाएगा या ऊंचा पढ़ के सुनाया जाएगा, यहां वहां पे तशहीर की जाएगी, या जहां पे वो रहता है उसकी किसी नुमाया जगह पे इस चीज को चिपसा किया जाएगा, या वहां पे पढ़ के सुनाया जाएगा या तशहीर की जाएगी, और इसकी एक परत कचहरी के बाहर भी कही जाएगी कि फलां बंदा जो है मफरूर है। इसका ऐलान, मफरूर का ऐलान किस सेक्शन के तहत किया जाता है? 87 सेक्शन के तहत किया जाता है। अगला हमारा सवाल है, मफरूर शख्स की जायदाद की कुर्की किस दफा के तहत की जाती है? मतलब एक बंदा मफरूर हो गया, वो आ ही नहीं रहा, तो अब जायदाद इज ऑथोराइज, अदलिया अदालत इज ऑथोराइज ताकि वो कुर्की कर सके उसकी प्रॉपर्टी की, वो सेक्शन 88 के तहत उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जा सकती है अगर कोई बंदा मफरूर है। तो कुर्कशुदा जायदाद की बहाली भी हो सकती है। ये किस दफा के तहत है? ये सेक्शन 89 के तहत उसकी जायदाद की बहाली हो सकती है अगर वो बंदा 2 साल के अंदर अंदर अदालत के रूबरू पेश हो, जो इश्तिहारी हो चुका था, मफरूर हो चुका था, उसका इश्तिहार भी चल चुका था। अगर वो 2 साल के अंदर अंदर वापस अदालत को रुजू करे और अपनी इस चीज को साबित कर सके कि पहला तो ये 2 साल के अंदर अंदर उसे वापस आना चाहिए, दूसरा वो 2 साल के अंदर अंदर इस बात को साबित करे कि वो जो मफरूर हुआ था वो लाइल्मी में मफरूर जो है ना कहीं गया हुआ था, लाइल्मी की वजह से वो अदालत में हाजिर नहीं हो सका। तो 2 साल के अंदर अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 वो उस बंदे की जायदाद जो कुर्कशुदा जायदाद है वो वापस उसको मिल सकती है। समन की बजाय या समन के अलावा वारंट का इजरा। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि अदालत को ये कंफर्म होता है कि समन भेजने का कोई फायदा नहीं है, समन की बजाय वो डायरेक्ट वारंट गिरफ्तारी को इशू कर सकती है, और ये अदालत किस सेक्शन के तहत अथॉराइज है ये करने की? सेक्शन 90 के तहत जो अदालत है, द कोर्ट इज अथॉराइज टू इशू वारंट इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ समन टू सच सॉर्ट ऑफ पर्सन। दस्तावेज या दीगर शय पेश करने का समन किस दफा में? अब ऐसा है, बंदा तो खत्म हो गया, अब दस्तावेज पे आ जाए। मतलब बंदे का तो हम बंदे में पेश होकर क्या करना था? अदालत को फैसिलिटेट करना था, तहकीक या तफ्तीश के अंदर अदालत की मदद करनी थी, या फिर कोई गवाही देनी थी, या कोई बयान रिकॉर्ड कराना था ना। अब वो खत्म। अब यहां पे आगे दस्तावेज से मुतालिक कि बाज़ औक़ात लोगों के पास कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे अदालत की प्रोसीडिंग्स में बेहतरी कोई सबूत होता है, कोई इस तरह कागजात। अब अदालत क्या कर सकती है कि दस्तावेज या दीगर शय की बाबत भी सम्मन जारी कर सकती है कि भाई फलां चीज को अदालत में पेश किया जाए, फलां डॉक्यूमेंट को अदालत में पेश किया जाए। किसके लिए? तहकीक या तफ्तीश की बाबत। दोस्तों, तहकीक और तफ्तीश के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तहकीक कहते हैं जो अदालत में आमतौर पर होती है, जो जुर्म की बाबत ये होती है, जुर्म को करने के लिए, और तफ्तीश आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन अदालत से पहले का प्रोसेस होता है, जो कि मुतलका जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर होती है। काफी डिफरेंस है इन दोनों में के अंदर। खैर, दस्तावेज या कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का जो वो किस दफा के अंदर है? वो 94 सेक्शन के अंदर है कि भाई द कोर्ट कैन आस्क टू प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ दैट केस। खतूत और तार से मुतल्लिक ज़ाब्ता। देखो दोस्तों, अगर अदालत उज़्मा को यह पता है कि कोई खत
कोई तहरीर ऐसी जो कि डाक खाने में पड़ी हुई है, किसी तार खाने में पड़ी हुई है, किसी कोरियर सर्विस में पड़ी हुई है, और वो किसी केस के अंदर अदालत को मतलूब है, तो अदालत उस तार को, उस डाक खाने को, उस जगह को जो है ना वो एक सम्मन जारी कर सकती है कि आप फला मतलूबा हमारा डॉक्यूमेंट अदालत को या एसपी ऑफिस पहुंचाएं। ये किस सेक्शन के अंदर, ये किस सेक्शन के तहत अदालत इस चीज के लिए ऑथोराइज है? सेक्शन 95 के अंदर इसकी बाबत बयान हुआ है कि जो खतूत या तार से मुताल्लिक, जो कोई तार भी खत को ही कहते हैं ना, किसी को दूर भेजना कोई चीज, तो कोई भी अगर वो अदालत रिक्वायर होगा तो अदालत कैन आस्क टू दैट सर्विस कंपनी, टू दैट डाक कंपनी कि भाई हमें ये फलान डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, हमारे सामने प्रोड्यूस करें, हमें फलान उसकी बाबत ये चाहिए, या ये अदालत बताने की मिजाज नहीं है, लेकिन अदालत उसको ले सकती है। किस दफा के तहत परवाना तलाशी जारी किया जा सकता है? अब ऐसा है कि एक बंदा है जिसको कोई डॉक्यूमेंट, जिससे कोई डॉक्यूमेंट मतलूब है, अब वो बंदा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, तो अदालत सर्च वारंट, होम, हाउस, मस्कन, घर, कोई भी जगह का सर्च वारंट इशू कर सकती है कि भाई वो जो दस्तावेज है, वो परवाना जो है ना, वो जो दस्तावेज है उसको जो है वो ढूंढ के लाओ। वो किस दफा के तहत परवाना तलाशी जारी किया जा सकता है? यानी वारंट टू सर्च, ये दफा 96 सेक्शन के तहत, 96 सेक्शन के तहत, 96 सेक्शन के तहत अदालत कोर्ट कैन इशू अ सर्च वारंट टू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, मैं तरीका बदल लेता हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ आए। मैं बार बार इन लफ्जों को रिपीट भी कर रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए।